हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सैंपल्स के बारे में, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी सैंपल्स की रिलायबिलिटी। टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल्स, यानी सैंपल्स को, सैंपल में विश्वसनीयता है यानी सैंपल सही है या नहीं है, इसको चेक कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए तो थोड़ा पहले पढ़ते पढ़ते हम साथ में नोट भी करते जाते हैं। द रिलायबिलिटी of the sample can be tested by two methods। हमारे सैंपल सही है या नहीं इसके चेक करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स कौन कौन से हैं, उन मेथड्स के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारा सैंपल सही है या नहीं। सबसे पहला कि हमारे जो यूनिट्स है उसमें से पहले जो हमारा साइज था सैंपल का के बराबर जो भी बाकी के जितने भी सैंपल्स हैं उनको निकालें, ठीक है। फिर उनकी क्या करें, कंपैरिजन। तो चलिए फर्स्ट मेथड में क्या होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड में होता है other samples similar to the size of the first sample taken, another sample similar to size to the first sample। हमने जैसा पहला जो सैंपल का साइज लिया था सेम वैसा का वैसा बाकी के सैंपल का भी साइज लेकर हम क्या करें, उनको कंपेयर करवाएं, जिससे क्या होगा, हमको सत्यता का पता चल सकता है, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड। उन दोनों की तुलना कर सकते हैं हम आपस में, ठीक है। If the result are similar, the sample is reliable, otherwise not। अगर रिजल्ट क्या आते हैं आपके सिमिलर आते हैं तो आपका क्या होगा, एक सेकेंड, अगर रिजल्ट सिमिलर आते हैं तो हमारा जो सैंपल है वो क्या होगा, रिलायबल होगा। क्लियर है। और अगर इसके ऑपोजिट सिमिलर नहीं है हमारे रिजल्ट तो नॉट रिलायबल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था कि हम अपने सैंपल की रिलायबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड क्या कहता है कि आपने जो पहले जो साइज लिया है सैंपल का उसके जैसा का जैसा आप क्या करो, दूसरे सैंपल भी लो, ठीक है। दूसरे सैंपल का साइज भी सेम वैसा ही होना चाहिए। फिर आप क्या करो, उनको कंपेयर करवा दो। ये देखिए, फिर आप कंपेयर करवा दो। उसके बाद रिजल्ट अगर सिमिलर आता है दोनों का, इस अनदर सैंपल का और फर्स्ट सैंपल का, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तब आपका क्या होगा, वो सैंपल रिलायबल होगा, अदरवाइज नॉट रिलायबल। क्लियर है फर्स्ट मेथड। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड कौन सा है उस पर बात करते हैं। चलिए सेकेंड मेथड कहता है कि अगर सेलेक्टेड जो सैंपल्स को दो बराबर भाग में अगर बांटकर उनकी जो डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी किया जाए और अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज हो तो वो रिलायबल माना जाता है। यानी कि हम क्या करें, अपने सैंपल्स को जो हमने सेलेक्ट किए हैं सैंपल्स divided into two parts, into two equal parts, and their
वेरियस अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको क्या करें हम, स्टडी करें। कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडी। अब देखना रिजल्ट कैसा निकलता है, तब आपको पता चलेगा रिजल्ट कब आपके लिए रिलायबल होगा, जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर उन अलग अलग जो हमने बांटे हैं, 2 पार्ट्स में बांटे हैं, उनकी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हमने उनको स्टडी किया है और अगर हमारा रिजल्ट जो है वो सिमिलर आता है, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी रिलायबल। अदरवाइज आपके लिए वो नॉट रिलायबल होगी। क्लियर है यहां तक? दोनों मेथड समझ आए आपको? ठीक है, तो ये था हमारा कि हम सैंपल को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण और निर्वचन। यानी हमने जो डेटा कलेक्ट किए हैं, कहाँ से कलेक्ट किए हैं, कैसे डेटा कलेक्ट किए, उनको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीनों पार्ट्स को हम पहले से डिवाइड कर देते हैं, एक एक पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। देखिए, आफ्टर प्लानिंग द रिसर्च द डेटा इज कलेक्टेड, यानी अनुसंधान की योजना तैयार करने के पश्चात आपको डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, विद द व्यू ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हम डेटा कैसे और कहां से कलेक्ट करेंगे, उसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये है हमारे 2 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला है प्राइमरी डेटा, सेकेंड पार्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब क्या होते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, उस पर भी बात कर लेते हैं। प्राइमरी डेटा is collected by the person doing the research himself, if while the secondary data is collected and published beforehand. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, प्राइमरी डेटा और इनको। प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि अनुसंधान करने वाला स्वयं व्यक्ति एकत्रित करता है। प्राइमरी डेटा is collected by the person doing research। जो रिसर्च करता है वो खुद उसको कलेक्ट करता है, by the research himself। ठीक है, यानी जो रिसर्च करता है वो खुद स्वयं उस डेटा को कलेक्ट करता है। आइए अब हम बात कर देते हैं सेकेंडरी डेटा की। क्या होता है सेकेंडरी डेटा, उस पर बात करते हैं। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है हमने रिसर्च नहीं किए। चलिए, सेकेंडरी डेटा is collected and published beforehand। यानी कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से ही प्रयोग एकत्रित, यानी या तो एकत्रित इकट्ठा कलेक्टेड होती है वो इंफॉर्मेशन, या फिर वो प्रकाशित हुई होती है यानी पब्लिश हुई होती है
उसके यूज करने से पहले, यानी जैसे आप हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, जैसे न्यूज़पेपर से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, तो ये सारी क्या है आपके सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और अगर आपने खुद ने रिसर्च की है तो वो आपका माना जाएगा प्राइमरी डेटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये था आपका, इस दोनों तरीकों से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनालाइज की। एनालिसिस की, ठीक है। ये क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। In analysis, the statistician has to follow the number of processes, यानी विश्लेषण के अंतर्गत जो भी स्टेट्स देखता है स्टैटिस्टिशियन ने बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। वह उन डेटाज को क्या करता है, फिक्स बेस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उनको क्या करता है, बाय टेबल प्रेजेंट करता है। फिर उन डेटाज को हम क्या करते हैं, उनका ट्रेंड पता करते हैं, उनका कंपैरिजन होता है और उनमें रिलेशन बनाकर, जैसे हम कोरिलेशन, मीन मोड मीडियन के जरिए हम उन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जो स्टैटिस्टिशियन होता है, जो सांख्यिकी करता है, he divides the collected data in various सेक्शन, अलग अलग भागों में सेक्शन, and present them in tabular form, टेबल के फॉर्म में वो क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। He then finds the central characteristics of the data to find a relation. He uses various statistical technique like mean and inequity, क्लियर है। यानी कि एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक जो भी स्टैटिस्टिकल काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनके जो भी हमारे कलेक्टेड डेटा होते हैं उनको वेरियस सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। उनके बाद वो टेबुलर फॉर्म में, सारणी या टेबल कह सकते हैं हम, टेबल के फॉर्म में वो क्या करते हैं, उनको प्रेजेंट कर देते हैं। देन ही फाइंड द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा to find a relation. He used various statistical techniques like mean and inequity, यानी कि वो बहुत सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए वो अपने उनके रिलेशन को फाइंड करता है और जो भी स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स है लाइक मीन एंड इनइक्वालिटी, इनको यूज करता है, इसके जरिए वो एनालाइज कर सकता है। क्लियर है ये। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड जो हमारा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। interpretation of data, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जो आंकड़े हैं उनका निर्वचन किस तरह से किया जा सकता है। चलिए,
After analysis of data, it is interpreted that is conclusion are made. यानी कि जब हमने समंकों का एनालाइज कर लिया है डेटा को, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उनका कंक्लूजन यानी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद to maintain the reliability of the research is it necessary? It is necessary that the interpreter work without any bias on avoid untruthfulness and animosity. यानी कि अनुसंधान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो फेयरली काम करे, यानी बियास के बेस पर काम नहीं करना है, निष्पक्षता के साथ वो काम करे। ठीक है, और वो अपने जो भी डेटाज है एनालाइज किसके बाद किया जाता है, इंटरप्रिटेशन एनालाइज के बाद किया जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी जो रिसर्च है उसमें वो रिलायबिलिटी को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, उसके लिए जो काम करता, जो हमारा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रिटेटर वर्क without any bias and avoids untruthfulness act। ठीक है, वो निष्पक्षता से उसको काम करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने देखा ना ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो अब हम बात करते हैं कि हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कहाँ से करें, कैसे करें। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं कि प्राथमिक कैसे करना है, आपको मेथड्स कौन कौन सी है। तो मेथड्स है, सबसे पहली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने बताया ना कि प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, तो उनकी मेथड्स दे रखी है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर सेकेंड है आपकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर है आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट फिर नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू schedules to be filled by informants। ठीक है, एंड लास्ट है आपका इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू schedule in charge by enumerators। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपकी थी इसके कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड्स थे कि डायरेक्ट, या तो देखिए इसका ऊपरी तौर से हम देख लेते हैं बाहरी, कि सबसे पहली थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी आप क्या करो, पर्सनली खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, उस चीज़ को।
फिर है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप खुद तो जाओगे पर इनडायरेक्ट तरीके से क्या करोगे, ओरल इन्वेस्टिगेशन, या फिर जैसे कहीं पूछताछ करनी है आपको और बिना किसी को कारण बताए हुए, बिना किसी को हमारा ऑब्जेक्ट बताए हुए कि हम इस चीज़ के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं बताना है। फिर है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर है इंफॉर्मेशन थ्रू स्केड्यूल टू बी फील बाय इंफॉर्मेंट, यानी कि जो आपके सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर जो भेजी जाती है ना, इंफॉर्मेंट जो होते हैं ना आपके, वो अपने स्केड्यूल फील करके भेजते हैं, जैसे आपने देखे होंगे क्वेश्चनरी स्केड्यूल, ये सब कुछ। फिर लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू स्केड्यूल इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटर्स, यानी कि प्रगणक जो आपके डेटा को एन्यूमरेट करते हैं, वो एन्यूमरेटर्स जो होते हैं उनके द्वारा अगर आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये मेथड्स दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल्स, जिसमें हम सैंपल की रिलायबिलिटी को टेस्ट करते हैं। उसके दो मेथड्स थे, देखिए ये ला फर्स्ट, सेकेंड ये रहा। फिर हम देख रहे थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हमने पार्ट लिया, स्टार्ट किया था कलेक्शन ऑफ डेटा। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए थे, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, सॉरी नेक्स्ट है आपका एनालिसिस, जो ये कहता है कि आप जब भी डेटा कलेक्ट करो तो आप उसको अलग अलग सेक्शन में बांट कर आप टेबल के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करो, और इस तरह से आप स्टडी करके उनकी टेक्निक्स को फाइंड करो, उनके रिलेशन को पता करो, वो भी किस जरिए से, स्टैटिस्टिकली जो भी टेक्निक्स है, मीन और इनइक्विटी और ये सब कुछ। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटाज, एनालाइज करने के बाद जो लास्ट काम बचता है डेटा के रिलेटेड, वो है आपका इंटरप्रिटेशन। उसमें आपको क्या करना है, जो इंटरप्रेटर होता है उसको बिना किसी पक्षपात के, मतलब यानी निष्पक्षता से उसको क्या करना है, काम करना है। उसके बाद हमने देखा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, हमने अभी देखे 5 मेथड्स कि कैसे हम एक प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्लानिंग फॉर सर्वे, उसके बाद क्वेश्चनरीज और क्वेश्चनरी का यूज़ कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।